All right. So let us move to next chapter, mechanical properties of fluids. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का मतलब क्या है पहले समझने के लिए विल स्टार्ट विथ समथिंग वेरी बेसिक्स। 11th में क्या सीखा है उसका इसके साथ क्या कनेक्शन है वो हमको पहले देखना पड़ेगा। तो बहुत बेसिक चीजों से स्टार्ट करूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल यू नो व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर। यू नो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर के 3 टाइप देखे हैं। वन इज ऑब्वियसली सॉलिड, आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट ऑफ मैटर। तो ओवरऑल आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी होगा, आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी होगा वो या तो होगा सॉलिड या फिर वो होगा लिक्विड या फिर वो होगा गैस। सो सॉलिड, लिक्विड और गैस, दिस इज व्हाट यू कैन हैव। एक चौथा स्टेट ऑफ मैटर भी है, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा सिर्फ हाई टेम्परेचर्स पे एग्जिस्ट करता है, लाइक आवर सन, हमारे सन में, या फिर लैबोरेटरी में बना सकते हो आप। तो मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूँ। डे टू डे लाइफ में स्टेट्स ऑफ मैटर में यू हैव सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। एक्सपेरिमेंटल लेवल पे जब जाते हो तो यू कैन हैव प्लाज्मा, यू कैन इवन हैव बोस आइंस्टाइन करके एक आता है मटेरियल। तो विल नॉट टॉक अबाउट दैट हायर लेवल फिजिक्स, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। तो रियल लाइफ की बात करते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे सराउंडिंग में ये 3 चीजें होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है, अगर आप सॉलिड्स की बात करोगे तो सॉलिड्स में यू हैव अ प्रॉपर वेल ऑर्डर्ड इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको याद होगा कि सॉलिड्स के केस में हमने 11th में ये देखा है कि सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ आयंस, एटम्स भी बोल सकते हो, ठीक है, लेट अस कॉल एटम्स। ये जो सॉलिड के एटम्स है या आयंस है या मॉलिक्यूल्स है, जो भी होगा, दे आर वेल अरेंज्ड, दे आर कॉम्पैक्ट। मतलब किसी भी 2 पार्टिकल में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दूसरा, किसी भी 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, मतलब अगर ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी d होने वाला है। सो 2 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, नंबर 1। दूसरा, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर d डिस्टेंस के बाद एक मॉलिक्यूल, फिर d डिस्टेंस के बाद और एक मॉलिक्यूल, फिर एक मॉलिक्यूल, फिर एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्सेस या इंटर पार्टिकल फोर्सेस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दैट इज व्हाई सॉलिड्स हैव अ वेल डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। तो आप बोलते हो सॉलिड्स आर मटेरियल्स विच हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, ओके। एंड ऑल्सो 11th स्टैंडर्ड में व्हाट यू हैव लर्न्ड, आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर सीखा था जिसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स था वो, यहाँ पे फ्लूइड्स का देखना है हमको। हमने वहां पे क्या किया था? हमने वहां पे डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई किए थे। व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मिंग फोर्सेस? डिफॉर्मिंग फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो एक सॉलिड का लेंथ या फिर एरिया या फिर शेप, वॉल्यूम चेंज करेंगे। So deforming force is a force which is capable of changing physical parameters of a solid, like length change हो सकता है। उसके लिए हमने क्या किया था? हमने एक रस्सी ली थी, रस्सी के नीचे हमने एक ब्लॉक लगा दिया था। तो ये जो ब्लॉक है नीचे, ये जो बॉल है या ब्लॉक है, जो वेट है इन शॉर्ट, तो ये वेट क्या करेगा? ये वेट उस स्ट्रिंग को का लेंथ इंक्रीज कर देगा, राइट? देन बेसिकली why you need to know this, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहे वो सॉलिड्स का हो, चाहे वो लिक्विड्स का हो, चाहे वो गैस की बात हो, मैकेनिकल मतलब जब ये वर्ड मैकेनिकल आया मतलब आप उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। देन यू आर स्टडिंग कि क्या चेंज हो रहा है। एक रस्सी को खींच लिया, लेंथ चेंज हुआ। फिर आप रिस्पेक्टिव टर्म आपने डिफाइन की थी, आपने बोला था
द फोर्स या फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको आप स्ट्रेस बोलते हो, द स्ट्रेस एसोसिएटेड विथ चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस, राइट, करेक्ट। या फिर अगर आपने फोर्स लगाया है और अगर बॉडी का वॉल्यूम चेंज हुआ है तो आप बोलते हो द स्ट्रेस, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेस। तो इन शॉर्ट जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये वर्ड आएगा तो वहां पे मैकेनिकल फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की हमेशा बात होगी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, राइट। सिर्फ सॉलिड में हो क्या रहा था, सॉलिड्स में होता क्या है, एक कि आपने कितना भी ज्यादा फोर्स लगा दिया सॉलिड पे तो उसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो हमने इस रॉड को कंप्रेस कर दिया, तो उस केस में व्हाट वाज हैपनिंग, ये मैं आपको 11th का बेसिक बता रहा हूं। तो इफ यू बेसिकली अप्लाई फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहे हो, तो व्हाट वाज हैपनिंग, पार्टिकल डिस्टेंस कम हो रहा था, तो पार्टिकल्स वेर कमिंग क्लोजर, राइट। जब कंप्रेशन होता है तो पार्टिकल्स कम क्लोजर, समथिंग लाइक दिस, ओके। देन इस फोर्स ने क्या किया, इस फोर्स ने साइज चेंज किया, इसलिए इस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। फॉर्मेशन मतलब बनाना, डिफॉर्मेशन मतलब शेप को, साइज को चेंज करना। तो जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा था तो मॉलिक्यूल दे स्टार्टेड रिपेलिंग ईच अदर आल्सो। तो इंटरनली एक और फोर्स जनरेट हो रहा है, ये जो मैंने रेड एरो से बताया है ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये हम लोगों ने अप्लाई किया था। और बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ या फिर बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, अंदर भी एक फोर्स जनरेट हुआ। ये इंटरनल है इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। लेकिन ये इंटरनल फोर्स क्या करता है, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, एज सुन एज यू टेक अवे दिस फोर्स, जैसे ही आपने ये फोर्स को हटा दिया तो उस केस में ये जो इंटरनल फोर्स है वो बॉडी के शेप को वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा, मतलब वो रिस्टोर करेगा। इसके लिए आपने बोला था इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 दैट यू ऑलवेज हैव टू नो, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, सॉलिड्स में पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स का, वेल डिफाइंड शेप है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो सॉलिड्स आर बेसिकली सब्सटेंसेस which nearly maintain fixed shape and volume even when a large force is applied. All right, even under the action of large force, solid do maintain its shape, वो अपने शेप को ज्यादा चेंज नहीं होने देगा। देन अब लिक्विड्स हो या गैसेस हो, इन दोनों का एक कॉमन प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज व्हेन यू टॉक अबाउट लिक्विड्स और गैसेस, क्या होता है, लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होता है कंपेयर्ड टू सॉलिड्स। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड फर्स्ट आर एट लार्जर डिस्टेंसेस कंपेयर्ड टू सॉलिड। दूसरा, they do not have a very well structured order। यहाँ पे कैसा है देखो, यहाँ पे प्रॉपर एक पैटर्न है सॉलिड्स में, बट इन केस ऑफ लिक्विड वैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े वीक हो जाते हैं। मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था वो अट्रैक्शन कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लिक्विड्स का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। So liquids do not have their own shape, and अगर आपने लिक्विड को एक कप में डाल दिया तो उसने कप का शेप ले लिया।
अगर आपने एक लिक्विड को एक सिलेंडर में डाल दिया तो उसने सिलेंडर का शेप ले लिया, अगर आपने एक लिक्विड को एक बॉटल में डाल दिया तो उसने बॉटल का शेप ले लिया। तो गैस के केस में भी ऐसा ही है। अब गैस में और लिक्विड में डिफरेंस क्या है? लिक्विड में पार्टिकल्स बहुत दूर थे, यस, राइट, प्रॉपर शेप नहीं था, यस, पर गैसेस में तो ये एक्सट्रीम है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू लिक्विड्स। और ये चीज आप देखोगे अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर मतलब काइनेटिक थ्योरी की बात कर रहा हूँ। तो गैसेस के केस में ऐसा अजम्पशन ही होता है कि कोई भी दो मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर ही नहीं रहे, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नो इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो रिमेंबर, सॉलिड के केस में क्या है? डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। लिक्विड के केस में क्या है? डेफिनाइट वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं है लिक्विड के केस में। गैस के केस में दोनों ही फिक्स नहीं है, नो डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो डेफिनेट वॉल्यूम कब होता है गैस में? जब आप गैस को एंक्लोज करते हो, जैसे आप घर में गैस सिलेंडर लाते हो तो उस केस में फिक्स वॉल्यूम है ना, 14 kg ऑफ गैस यू गेट, क्योंकि उसको अंदर भर के रखा है। एज सुन एज यू ओपन द नोजल, आपने नोजल को खोल दिया तो गैस स्टार्ट्स मूविंग आउट। तो गैस का वॉल्यूम फिक्स रखना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। बाय द वे, इन एनी केस what is important is they gas as well as liquid, both of them do not have definite shape, definite volume इनका नहीं है। that is what is important, okay? तो in both cases, liquid हो या gas हो, इन दोनों ही cases में what we can say is, हम बोल सकते हैं they do not have their own shape and they take the shape of the vessel in which they are placed. So do not have fixed shape, do not have their own shape. And they take the shape of the containing vessel. Take the shape of containing vessel. राइट, जैसे मैंने बताया, ग्लास में डाल दिया तो ग्लास का शेप, कप में डाल दिया तो कप का शेप, so on so forth. बलून में डाल दिया तो स्फेरिकल शेप, राइट। सो अब इसका मतलब क्या? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये होता है कि गैसेस हो या लिक्विड्स हो, दे कैन फ्लो। याद रखना, हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। व्हाट आर फ्लूइड्स? यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट्स दे कंफ्यूज फ्लूइड्स विद लिक्विड्स। वो बोलते हैं लिक्विड मतलब फ्लूइड। हाँ, लिक्विड मतलब फ्लूइड, सही है, लेकिन लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड कैटेगरी में आते हैं। इन शॉर्ट, जो भी सब्सटेंस फ्लो हो सकता है दैट इज अ फ्लूइड। सो सिंस लिक्विड है या गैस है, उसका खुद का शेप नहीं है, वो जिस कंटेनर में डाल के रखा है वो उसका शेप ले लेगा। इसका मतलब लिक्विड एंड गैस बोथ कैन फ्लो। सो इफ बोथ कैन फ्लो, combinedly liquid and gas को आप बोलते हो fluids. So hence what we can say is, hence liquids and gases flow under the action of force, under the action of external force, and hence they are called as fluids. If you don't trust me, आपको लगता है कि सही नहीं है, तो मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, घर पे कर लेना, इजी एक्सपेरिमेंट है। ग्लास लो, ग्लास के अंदर पानी डाल दो। लेट अस फिल दिस ग्लास विथ वाटर। तो पानी डाल दो, और ऑब्वियसली आप, मैं, हम सब अर्थ पे है, अर्थ का ग्रेविटी हम पे एक्ट हो रहा है, तो ग्लास पे और पानी पे भी एक्ट होगा। फिर क्या करना, इस ग्लास को ऐसा उल्टा कर देना। फिर आपको ये दिखेगा, क्या दिखेगा, कि ये जो फ्लूइड है इसमें, दिस फ्लूइड इज फ्लोइंग, इट इज फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स? ग्रेविटी। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट
that you understand each and every word here. लिक्विड हो या गैस हो, वो अपने आप फ्लो नहीं होता. It flows only under the action of some external force. This is very important, क्योंकि by default हम assume कर लेते हैं ऐसा कि लिक्विड है तो फ्लो होगा, गैस है तो फ्लो होगा. नहीं, लिक्विड या गैस फ्लो तब होता है जब वहां पे एक फोर्स हो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो मोशन विदाउट फोर्स आ नहीं सकता. So you have to understand this. When we are saying liquid is flowing, gas is flowing, तो उस केस में there is some external force acting on that particular liquid or gas. तो in short, ये दोनों लिक्विड और गैस कॉमनली हम इस चैप्टर में बोलने वाले हैं फ्लूइड्स, राइट. तो सो फार व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इज, एक तो सॉलिड्स का बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है. सॉलिड्स में पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, और एटम्स या मॉलिक्यूल्स उस सॉलिड के दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए वहां पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर एटॉमिक फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है. हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा भी दिया, शेप चेंज हो भी गया, तो वो अपना शेप रिगेन कर लेता है. इसका मतलब सॉलिड जो है मोर और लेस अपना शेप और वॉल्यूम कांस्टेंट रख सकता है, फिक्स रख सकता है, राइट. फ्लूइड्स मतलब गैस एंड लिक्विड, दे डू नॉट हैव देयर ओन शेप. उसको जिस कंटेनर में डाला उसका शेप ले लिया. इसका मतलब liquids and gases, they flow, and the substances that can flow are commonly known as fluids. तो सबसे पहले you have to understand this कि जब भी ये word fluid throughout physics career में आपके आएगा, तो उस केस में this substances can flow. So we can define fluid now. We can say fluid is a substance which can flow. Okay, any substance that can flow is called as a fluid, right. Then what else do we know is, अगर हम फ्लूइड पे कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहे हैं तो फ्लूइड का शेप कंटिन्यूअसली चेंज होगा. मतलब a fluid is a substance which continuously deforms. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिफॉर्म. फॉर्मेशन मतलब बनाना, डिफॉर्मेशन मतलब बिगाड़ना. तो अगर हमने, जैसे आप एक अभी अभी होली खेला होगा, उसमें वाटर भरते हो बलून में, उसको आप बलून को प्रेस करते हो तो शेप चेंज होता है. शेप क्यों चेंज हुआ? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे थे. तो liquids, fluids basically, in this case a fluid is a substance which continuously deforms. Fluid is a substance which deforms under the action of external force. Under the action of external force. Right? So this is something basic that you should know. Now 11th standard, going back to basic. देखो फिजिक्स का एक इशू ये है that somewhere जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चालू करते हैं तो हमको कुछ प्री डिफाइंड असम्पशन लेना पड़ता है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के कुछ असम्पशंस होते हैं, जैसे ये जो दो पार्टिकल है गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर वेरी वेरी फार. तो पहला असम्पशन, इफ दे आर फार अवे दे आर नॉन इंटरैक्टिंग, मतलब वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते. ओके, अगर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड पे जाओ वापस, पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? पोटेंशियल एनर्जी तब होता है जब इंटरैक्शन हो. जैसे इफ आई से आप और अर्थ एज अ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी है क्या? यस है. हाउ डू यू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी? mgh.
अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? क्योंकि आप अर्थ पे बैठे हो। अर्थ पे बैठे हो मतलब आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में हो। सो व्हेन यू आर ऑन द अर्थ या इनसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड द अर्थ, तो तब पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? जब इंटरेक्शन हो। तो जब हम गैस का स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, हमको पहले कुछ assumptions लेने पड़ते हैं। assumption क्या था गैस के केस में? that any two particles of the gas are non-interacting, they are not interacting, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। दूसरा, क्या हमने इस गैस को रूम टेम्परेचर पे रखा है? यस। आपने एक गैस को एक बॉटल में भर दिया, इट इज अ रूम टेम्परेचर। व्हाट इज रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब एनर्जी है तो कहाँ जाएगा एनर्जी? ये गैस मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग, एंड दे विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली। तो इनका कोई सेंस ऑफ मोशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, दे आर मूविंग रैंडमली। सो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द गैस दे आर इन रैंडम मोशन, राइट? करेक्ट। मोशन है मतलब काइनेटिक एनर्जी है, तो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव काइनेटिक एनर्जी। तो वैसे ही जब आप फ्लूइड्स के बारे में बात करना स्टार्ट करोगे तो आप एक फ्लूइड के कुछ बेसिक अजम्पशन लेते हो। देयर आर सम बेसिक assumptions, properties जो आप assume करते हो और then you start moving towards theory of fluids। तो सबसे पहले हमको देखना है कि आइडियल फ्लूइड क्या है। और बाय द वे, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, इसमें आप आइडियल केस अलग और प्रैक्टिकल केस अलग रखते हो। एग्जाम्पल, आइडियल गैस में आप हमेशा बोलते हो that these two molecules of gas are non-interacting, but random motion है, मतलब molecules कहीं भी move हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये दो molecules बहुत close आ जाए, बहुत close आ जाए तो interact करना start कर दे, interact करना start कर दे तो potential energy आ जाए, हो सकता है। तो ideal और practical, these are two things that you have to understand। ideal और practical। आइडियल केस जैसे आइडियल लिक्विड, आइडियल गैस, ये कुछ प्री डिफाइंड रूल्स पे बेस्ड होता है, बहुत सारे अजम्पशन लिए जाते हैं। और प्रैक्टिकल केस इन रियलिटी जो होता है उसको प्रैक्टिकल बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं आइडियल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। आइडियल फ्लूइड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो आइडियल फ्लूइड के फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होने चाहिए। यू मस्ट हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। प्रॉपर्टी नंबर 1, एक, इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल। इट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। कंप्रेस नहीं कर सकते हो मतलब डेंसिटी इज कांस्टेंट। डेंसिटी इज कांस्टेंट। अब डेंसिटी का मतलब भी पता होना चाहिए आप लोगों को। यू शुड नो व्हाट इज डेंसिटी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, What do you mean by density? Density को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। नंबर 1, एक तो है नंबर डेंसिटी। नंबर 2, एक है मास डेंसिटी। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज नंबर डेंसिटी एंड व्हाट इज मास डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में आप एक यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब लेते हो। उस 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के क्यूब में कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उसको बोलते हो नंबर डेंसिटी। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लेते हो। इस 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने नंबर ऑफ लोग रहते हैं उसको बोलते हो पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट? दैट इज नंबर डेंसिटी। जैसे धुले का पॉपुलेशन डेंसिटी मुंबई से कम है क्योंकि यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में कम लोग रहते हैं कंपेयर टू मुंबई, राइट? तो दूसरा होता है मास डेंसिटी। व्हाट इज मास डेंसिटी? एक यूनिट वॉल्यूम में मतलब 1 मीटर क्यूब बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का मैंने क्यूब लिया, तो इस क्यूब में कितना मास भरा हुआ है ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज
मास डेंसिटी। एग्जाम्पल पानी, वाटर का डेंसिटी कितना, तो आप लिखते हो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का मैंने अगर बॉक्स लिया, उसको खचाखच फुल कंप्लीटली भर दिया, तो उसमें मतलब 1000 किलोग्राम जाएगा। सो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। तो मास डेंसिटी मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास। पेट्रोल की बात करोगे तो 971 972 आता है, राइट। वाटर की बात करोगे तो 1000 आता है। अगर आप मर्क्यूरी की बात करोगे तो 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है, राइट। नाउ हम जब यहाँ पे डेंसिटी की बात कर रहे हैं, आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, टू अंडरस्टैंड दिस यू शुड नो इट इज इनकम्प्रेसिबल। मतलब मैं अगर आइडियल फ्लूइड पे फोर्स लगा दूं, कंप्रेसिव फोर्स लगा दूं फ्रॉम ऑल साइड्स, तो इसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा। दैट इज समथिंग विच इज इनकम्प्रेसिबल। हमको पता है, आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, बलून आप भरते हो पानी का, उसको चारों साइड से आप मतलब ऑल साइड से आप फोर्स लगाते हो कंप्रेसिव, तो वो कंप्रेस हो जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल फ्लूइड है। हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल फ्लूइड की। तो आइडियल फ्लूइड इज अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल, जिसका डेंसिटी चेंज नहीं होता। तो ये पहला अजम्पशन। जब भी आइडियल फ्लूइड ये वर्ड सुनोगे, और आगे जाके बहुत सुनोगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा लगने वाला है, तो जैसे ही ये वर्ड आया इनकम्प्रेसिबल, मतलब डेंसिटी डज नॉट चेंज अंडर द एक्शन ऑफ एनी फोर्स। तो डेंसिटी क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए क्या है डेंसिटी। या तो नंबर डेंसिटी है, और अगर नंबर डेंसिटी है तो इसका यूनिट आएगा 1/मीटर क्यूब। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक यूनिट वॉल्यूम में है। अगर मास डेंसिटी है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है। तो नंबर डेंसिटी, मास डेंसिटी, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। जब हम बोलते हैं इट इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब यहाँ तो नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है या तो मास डेंसिटी कांस्टेंट है। सो डेंसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिट वॉल्यूम में इक्वल मास रहेगा हमेशा, या फिर यूनिट वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ गैस रहेंगे हमेशा, गैस पार्टिकल्स हमेशा रहेंगे, या लिक्विड के पार्टिकल्स रहेंगे। सो दिस इज फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरा ये है, द फ्लो इज इरोटेशनल। इट्स फ्लो इज इरोटेशनल। अब इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या होता है, तो अगेन जो 11th में यहाँ पे थे उनको थोड़ा बहुत पता होगा, जो नहीं थे कोई बात नहीं। देखो द थिंग इज, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स क्या होता है, फ्लो होता है, फ्लूइड फ्लो होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। अब गर्मी के दिन चल रहे हैं तो बेस्ट एग्जांपल है, वी हैव मोर और लेस नदी, रिवर में पानी होगा, और गर्मी के दिन में पानी बहुत स्टेडीली फ्लो होता है, वेरी काम। ओके, वैसे तो पानी है नहीं यहाँ पे, बट जस्ट इमेजिन करो। सो आई मीन ऑफ कोर्स सिचुएशन इज लाइक दिस कि अभी पानी बरसात में कभी दिख गया तो बड़ी बात है। एनीवेज, तो व्हाट हैपेंस इज, आपके पास एक फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है, और फ्लूइड इज फ्लोइंग। अगर उस फ्लूइड का हर एक पार्टिकल, each particle of the fluid is moving in the same direction, उस पर्टिकुलर फ्लूइड का हर एक पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, कंडीशन नंबर 1। दूसरा, जब भी वो या कोई और पार्टिकल, एनी पार्टिकल जब ए पॉइंट पे आएगा तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब पहला पार्टिकल क्रॉस हुआ, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा पार्टिकल क्रॉस हुआ ए पॉइंट से, उसका वेलोसिटी ए पॉइंट पे आने के बाद 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरा पार्टिकल आया ए पॉइंट पे, उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से, व्हेनेवर
फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, जब वहां पे हर एक पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट हो सकता है दूसरे पॉइंट पे कुछ और हो, दैट इज ओके। बी पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, हो सकता है, दैट इज ओके। बट एट अ गिवन पॉइंट टू कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर वन, all the particle must move in the same direction. Number two, all the particles must have same value of velocity. ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं irrotational, या फिर हम बोलते हैं the flow is steady, या फिर हम बोलते हैं the flow is smooth. So irrotational flow मतलब flow is smooth and steady, राइट। अब इमेजिन करो कि बरसात का टाइम है, बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो आपने देखा था लास्ट ईयर जब यहाँ पे बाढ़ आई थी, तो उस केस में क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, एनी मॉलिक्यूल इज मूविंग एनीवेयर, तो इट इज ऑल रैंडम, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और 11 में हमने स्टेडी फ्लो मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो ये डिफाइन किया है। तो इन शॉर्ट, व्हेन द फ्लो ऑफ अ लिक्विड और अ गैस मतलब फ्लूइड इज स्मूथ स्टेडी, राइट, दैट इज कॉल्ड एज irrotational. तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है, इट शुड बी नॉन विस्कस। सो फ्लूइड शुड बी नॉन विस्कस, इट इज नॉन विस्कस। अब विस्कोसिटी हमने ये भी एज अ इंट्रोडक्शन हमने 11 में डिस्कस किया था। विस्कोसिटी मतलब क्या, हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि जो लिक्विड है इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, दिस इज व्हाट यू नॉर्मली अज्यूम, लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। अब जब लिक्विड फ्लो होता है तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से मूव होता है। So this is what happens, one layer moves over another. Then ये सारे लिंक है। देखो बेसिकली क्या हुआ ऐसा कि जब फ्लूइड मूव होगा और अगर आपने फ्लूइड को ऐसा अज्यूम करके रखा है कि इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, इसका मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव हो रहा है, तो कांटेक्ट है वहां पे, कांटेक्ट, और तो कांटेक्ट फोर्सेस की बात होगी। कांटेक्ट फोर्सेस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। अब ठंड में क्या करते हो आप दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर मूव करवाते हैं, क्यों? क्योंकि आप फ्रिक्शन के थ्रू हीट जनरेट कर रहे हो। तो फ्रिक्शन कब होता है, जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो और एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर मूव हो रहा हो, राइट। तो व्हेन यू अज्यूम, जब आप अज्यूम करते हो कि लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स एंड लिक्विड इज फ्लोइंग, मतलब यू आर सेइंग कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो हो रहा है, मूव हो रहा है, तो उस केस में फ्रिक्शन होगा, और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको बोलते हो विस्कस फोर्स, राइट। तो आइडियल फ्लूइड में ये विस्कस फोर्स एब्सेंट होता है, मतलब देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आइडियल फ्लूइड में, राइट। बट प्रैक्टिकल फ्लूइड की बात करोगे तो प्रैक्टिकल फ्लूइड कंप्रेसिबल भी होता है, और प्रैक्टिकल फ्लूइड में जब एक लिक्विड का लेयर दूसरे लिक्विड के लेयर के ऊपर फ्लो होता है तो फ्रिक्शन भी होता है वहां पे, ओके। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू नो। तो आज हमने अभी तक क्या किया, आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है। मैंने अभी तक 12th के सिलेबस को हाथ भी नहीं लगाया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर के स्टेट्स क्या है, मैटर के स्टेट, देयर आर 3 states of matter, actually there are 5 states of matter, solid, liquid, gas, then you have plasma, then 5th is something higher level which I will not talk about. हमको यहाँ पे 3 ही स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। सॉलिड क्या होता है,
सॉलिड का डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। क्यों है? बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। बहुत वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स या एटम्स बहुत क्लोज है। इसका मतलब रिजिड है, इसका मतलब कोई भी फोर्स अप्लाई कर दो इसका शेप चेंज नहीं होगा, अगर होगा तो वो रिस्टोर भी कर लेगा शेप को। लिक्विड एंड गैस, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, जिस बर्तन में डाला, जिस वेसल में डाला वो शेप ले लिया। मतलब ये दोनों फ्लो हो सकते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता, राइट। 11th में आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मतलब आप सॉलिड पे मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहे थे और उस मैकेनिकल फोर्स की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टी में चेंज आता है वो देख रहे थे। तो आपको जब, इन शॉर्ट, आपको जब फिजिक्स में किसी भी एक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी पढ़ना होता है तो देयर आर 3 वेज। अगर आप सॉलिड्स की बात कर रहे हो, मैं सॉलिड्स की बात करता हूँ फिलहाल। सॉलिड्स में आप क्या करोगे? या तो आप फोर्स लगाओगे और चेक करोगे शेप चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ, उसको बोलते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। या फिर आप करंट पास करते हो, करंट पास हुआ तो गुड कंडक्टर, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फिर आप टेम्परेचर चेंज करते हो और देखते हो कि सॉलिड में क्या चेंज हुआ, उसको आप बोलते हो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, राइट। आई एम टेलिंग यू, इवन एट ग्रेजुएशन लेवल बच्चों को पता ही नहीं होता मैकेनिकल का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या, थर्मल का मतलब क्या। मैकेनिकल मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल मतलब करंट पास करके देख रहे हो, थर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहे हो और टेम्परेचर के साथ बॉडी के प्रॉपर्टीज में क्या चेंज हो रहा है। सो देयर आर 3 वेज ऑफ स्टडीइंग अ सॉलिड। सिमिलरली लिक्विड का स्टडी करना है तो यू कैन अप्लाई फोर्स, और जैसे ही फोर्स अप्लाई किया आपने, लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट हुआ, गैस फ्लो होना स्टार्ट हुआ, मतलब गैस और लिक्विड दोनों फ्लो हो रहे हैं, तो उसको हम कॉमनली बोलेंगे फ्लूइड्स, राइट। तो इस चैप्टर में जब मैं फ्लूइड बोलूंगा तो मतलब गैस या लिक्विड, इसका मतलब जो भी फिजिक्स हम डिराइव करेंगे वो गैस पे, लिक्विड पे, दोनों पे एप्लीकेबल होगा। वन थिंग, राइट, दोनों पे एप्लीकेबल होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि लिक्विड पे ही है एप्लीकेबल, ये कॉन्सेप्ट गैस पे ही है, दोनों पे ही अप्लाई करेंगे हम लोग। गुड। देन जब आप किसी भी सब्सटेंस को पहले डिस्क्राइब करते हो तो आपको उस सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव अ रबर बैंड हियर, लेट मी जस्ट शो यू दिस रबर बैंड। ये रबर बैंड है, ओके। ये रबर बैंड को देख के पहला वर्ड क्या आता है मुंह में से? इलास्टिक। इसको बोलते भी इलास्टिक है, राइट। तो जब भी आप किसी भी सब्सटेंस की बात करते हो तो उसकी प्रॉपर्टी की बात होती है। इसकी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, मतलब मैंने फोर्स लगाया, इसका लेंथ चेंज हुआ, फोर्स हटा दिया, लेंथ वापस से रिगेन हो गया। वैसे फ्लूइड भी, जब आप फर्स्ट टाइम फ्लूइड सुन रहे हो तो हमको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए फ्लूइड की। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल या प्रॉपर्टीज प्रैक्टिकल। तो जब थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी की बात होती है उसको बोलते हैं आइडियल केस। तो आइडियल केस में फ्लूइड के क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? नंबर 1, आप उस पर कितना भी फोर्स लगा दो वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए, मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता है, क्योंकि मैं आइडियल की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल में होता है। दूसरा, फ्लो इरोटेशनल होना चाहिए, मतलब फ्लो जो है वो स्मूथ होना चाहिए, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। बाढ़ आ गई तो कौन सा स्मूथ फ्लो है? इट इज रैंडम फ्लो, ओके। नॉन विस्कस फ्लूइड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। एक लेयर दूसरे के ऊपर मूव होगा तो फ्रिक्शन होगा ही होगा, और जब फ्रिक्शन होगा तो विस्कस फोर्स होगा वहां पे। तो आइडियल केस में फ्लूइड के ये 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल केस में फ्लूइड कंप्रेस भी होता है, फ्लूइड के 2 लेयर में फ्रिक्शन भी होता है। दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन, okay। So we will stop here with this chapter for today.